स्वागत है। पिछली वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज जो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 जो है हम कवर अप कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो में चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे और उसके साथ साथ इसके जो चैप्टर 3 जो रिलेटेड है वो मैट्रिक्स से रिलेटेड है और मैट्रिक्स में हम बेसिक मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे, उसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, नोटेशन के बारे में पढ़ेंगे और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके साथ साथ इसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 3.1 एक्सरसाइज वो भी हम जो है इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ जो जुड़े रहें और इस वीडियो को जो है लास्ट तक देखें। आइए स्टार्ट करते हैं कि मैट्रिक्स जो है वो क्या कहता है, मैट्रिक्स क्या है। देखिए मैट्रिक्स क्या है, a set of mn numbers, a set of mn numbers arranged in the form of an ordered set of m rows, each consisting of n numbers, each consisting of m numbers is called m cross n matrix। m cross n मैट्रिक्स में हम इसको जो है लिख सकते हैं। तो ये था मैट्रिक्स की डेफिनेशन। इसको समझते हैं क्या है कि एक सेट ऑफ एम एन नंबर्स कि एम एन नंबर्स का एक सेट आपको दिया हुआ होगा, यानी उस सेट के अंदर एम नंबर भी हैं और एन नंबर भी दिए हुए हैं। और वो नंबर कौन से हो सकते हैं, वो हमेशा रियल हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स होंगे। रियल भी हो सकते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। अरेंज्ड इन द फॉर्म, उसको किस फॉर्म में किया अरेंज किया गया है, ऑफ एन ऑर्डर्ड सेट में किया गया। ऑफ एम तो रो है, ईच कंसिस्टिंग ऑफ एन नंबर्स, यानी एन नंबर्स, प्रत्येक एन नंबर्स को कंसिस्ट करते हुए एम रो है, इज कॉल्ड एम क्रॉस एन मैट्रिक्स उसको बोलते हैं। इट मीन्स यहाँ पर एम रो है और एन क्या है, कॉलम है। एन के लिए कॉलम भी है। आप रेक्टेंगुलर फॉर्म में इसकी जो मैट्रिक्स को हम डिफाइन करते हैं या लिखते हैं, तो इसके जो भी मैट्रिक्स लिखते हैं हम इस बड़ी ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, और या फिर कई मैथ्स के अंदर जो है सबसे छोटी ब्रैकेट भी यूज की हुई है, लेकिन मोस्टली हम इसको ही यूज करके चलेंगे। जो अपना NCERT हम लिखते हैं, CBSE का कोई भी जैसे कॉम्प्रिहेंसिव है, एलिमेंट है, तो उनमें अपने पास जो है यही जो ब्रैकेट यूज की हुई है, तो हम इसी को यूज करेंगे, बड़ी ब्रैकेट को जो है यूज करेंगे। अब यहाँ पर क्या है कि जो m क्रॉस n मैट्रिक्स है, इसमें m तो क्या है, m तो रोज है और n क्या है, कॉलम है। इसमें m क्रॉस n मैट्रिक्स में क्या है, m रो है, n कॉलम है, और m जो होता है, रो जो होती है उसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन है, और कॉलम जो होता है वो वर्टिकल लाइन होता है, वर्टिकल लाइन होता है। अब हॉरिजॉन्टल, अगर इसको एक एग्जांपल से हम क्लियर कर लेते हैं कि मान लीजिए आपके पास कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है और उसको उसके एलिमेंट हम ये लिख दिए 1 1, A1 2, A1 3, A2 1, 2 2, 2 3, 3 1, 3 2, 3 3। यदि इसको और फर्दर m और n की उस फॉर्म में लेके आना है तो आप यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। इसको 1n हो जाएगा, ये 2n हो जाएगा, ये 3n हो जाएगा। इस तरह से आप इसको नेक्स्ट
बढ़ा सकते हैं, AMN AM1 M2 M3 एंड सो ऑन AMN। इस तरह से आ जाएगा, ये M क्रॉस N ऑर्डर का मैट्रिक्स बन जाएगा। कोई भी मैट्रिक्स है। अब यहाँ पर क्या है, देखो हॉरिजेंटल की बात करें तो दैट मीन्स ये है आपकी लाइन, या जिसको हम बोलते हैं हॉरिजेंटल लाइन। ये सभी क्या है, हॉरिजेंटल लाइन में चली गई है। इट मीन्स ये है आपकी रो, क्या बोलते हैं इसको, रो। और ये आप इसको R1 लिख सकते हैं, रो को जो R से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए आप इसको, फर्स्ट रो है तो इसमें इसको R1 लिखेंगे। ये सेकंड रो है तो ये R2 हो जाएगी, ये थर्ड है तो R3, और इसी तरह से जो है ये M है तो RM हो जाएगी। इस तरह से जो है ये रोज होती रहेंगी। और यदि आप, ये तो क्या था, हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे थे, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन। ऐसे भी आपने पढ़ाया कि ये आपकी क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, अगर ज्योमेट्रिकल फॉर्म में देखें। और ये क्या आपका वर्टिकल लाइन। तो इसी तरह से आपका वर्टिकल क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका, ये आपके क्या है, वर्टिकल लाइन है। तो ये आपका कॉलम है C1 C2 C3 एंड सो ऑन CN आ जाएगा। और ये सभी क्या है, कॉलम है, ये क्या आपके कॉलम में दिए हुए, यानी जो 90 डिग्री पे है वो क्या है आपके जो है कॉलम है, 180 में है तो वो आपकी क्या है, हॉरिजॉन्टल में है। तो ये आप जो है इस तरह से आप कोई भी मैट्रिक्स आप बना सकते हैं। ये जो मैट्रिक्स हमने बनाया हुआ है ये किस ऑर्डर का है, अब इसका ऑर्डर देखते हैं। तो ये है आपका ऑर्डर, ये क्या है, ऑर्डर है। अब ऑर्डर कौन सा है, ये M क्रॉस N ऑर्डर का है, M क्रॉस N ऑर्डर का है। हम हमने पहले बता दिया था कि M क्या है, M आपकी रो है और N क्या है, कॉलम है। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। इसके साथ साथ यदि आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसको उसके एलिमेंट्स जो दिए हुए हैं वो AIJ में दिए हुए हैं, और यहाँ पर M क्रॉस N ऑर्डर का दिया हुआ है, AIJ M क्रॉस N ऑर्डर का है, और इसमें ये कह दे कि M आपका 3 है और N आपका 2 है। M आपका क्या है, 3 है और N आपका 2 है। इट मीन्स आप ये कह सकते हैं कि रो आपकी कितनी है, 3 है, तो रो 3 को लिखेंगे A11 A12 A13, यहाँ 1 1 लिख लेंगे, फिर 1 2, यानी I क्या है यहाँ पर, I आपकी क्या है, रो है, और ये क्या है, कॉलम है। यानी इस एलिमेंट में A11 यानी आपका फर्स्ट रो है और फर्स्ट ए कॉलम है, तो आपका ये बन जाएगा A11। फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम आपका A12, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में क्या बनेगा, A13 बन जाएगा। तो ये आपकी क्या है, रो है आपकी 3 और कॉलम आपके 2 है, तो कॉलम आपका 2 है तो यहाँ तक ही लेना पड़ेगा क्योंकि 2 ही कॉलम है। A21 A22 A31 A32 यह जाएगा। इसमें क्या है कि आपका जो रो थी वो कितनी है, 3 है, और कॉलम कितने हैं, 2 हैं, तो 3 into 2 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स हो जाएगा। अगर आपके पास M भी 3 है और N भी 3 है, तब आपका क्या रहेगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये आपका जो है 3 into 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो जाएगा। इस तरह से आप इसके
मैट्रिक्स को लिख सकते हैं। कितने भी ऑर्डर का लिख लें, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि रो को कहाँ लिखते हैं, कॉलम कौन सा होता है, उसके साथ साथ रो कितनी है और कॉलम कितने हैं, तो आप आसानी से इनको बना सकते हैं। और जो अंदर हमने लिखे हुए हैं ये सभी क्या हैं, ये इसके एलिमेंट हैं। क्या है ये? एलिमेंट्स बोलते हैं हम इनको। ये भी क्या है? इसके एलिमेंट है। ये अब इनका स्टार्ट करते हैं कि टाइप ऑफ मैट्रिक्स कौन कौन से होते हैं। तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स पे चलते हैं। टाइप ऑफ मैट्रिक्स में क्या है? टाइप ऑफ मैट्रिक्स की यदि बात करें तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स में क्या है कि इसमें कितने टाइप दिए हुए हैं। देखिए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो यहाँ पर 11 टाइप आपको दिए हुए हैं, तो उन सभी को हम यहाँ पर जो है डिफाइन करेंगे। तो क्या है, सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहला आप लिख सकते हैं रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स कौन सा होता है? ये मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। आप क्या लिख सकते हैं? ये मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। अब ये क्या है? रो मैट्रिक्स होगा जिसमें केवल और केवल एक ही रो होती है। आप कैसे? एग्जाम्पल के रूप में आप क्या लिख सकते हैं? जैसे 2 3 5 हमने लिख लिया, इसमें क्या है? एक ही रो दी हुई है। आप ये लिख सकते हैं कि 2 5 आप लिख सकते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं 1 5 3 आप लिख सकते हैं। तो इस टाइप के जितने भी आप एग्जाम्पल लें जिसमें आपका केवल और केवल क्या है? रो एक ही रहती है। कॉलम कितने भी हो जाए लेकिन रो आपकी क्या है? एक ही रहेगी। दूसरा क्या है? कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स कौन सा है? ये मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स है और वो केवल क्या रखता है? एक ही कॉलम रखता है, तब आप उसको क्या कह सकते हैं? कॉलम मैट्रिक्स आप कह सकते हैं। कॉलम मैट्रिक्स आप उसको कह सकते हैं। कैसे? इसी को आप बना दीजिए। ये क्या था? रो था। इसको आप 2 3 5 में ऐसे लिख दोगे तो क्या हो जाएगा? कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा। इसी को 2 5 लिख दोगे, कॉलम मैट्रिक्स होगा। इसको 1 5 3 लिख देंगे तो कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा। तो इस टाइप के जो भी एग्जाम्पल है ना, सेम ही एग्जाम्पल रखें। अब ये तो क्या था? अगर रो मैट्रिक्स की बात करें तो ये 1 into 3 का हो गया। रो 1 है, कॉलम कितने भी हो सकते हैं मैंने पहले बताया था। तो यहाँ पर 1 into 2, ये 1 into 3, इसमें अपोजिट हो जाएगा। अब इसमें देखो रो कितनी है? 3 है। 3 into 1, ये 2 into 1 और ये जी 3 into 1। ये आप और ज़्यादा भी कर सकते हैं और भी बढ़ा सकते हैं। आप इस तरह भी लिख सकते हैं 2 7 6 8, यह आ जाएगा 4 into रो। तो इसमें कितने? 1 2 3 4 रो और कॉलम आपका एक ही है, तो 4 into 1 हो जाएगा। तो ये तो क्या था? कॉलम मैट्रिक्स। ये क्या था? रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट जो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की बात करते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की बात करें तो अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है कि ए मैट्रिक्स is in order m cross n मैट्रिक्स। m cross n मैट्रिक्स में जो है वो दिया हुआ है इज
said to be rectangular matrix is said to be rectangular matrix है and if m not equal to n, यदि m not equal to m के दिया हुआ है तब आप ये कह सकते हैं कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में होगा, यानी नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आर नॉट इक्वल, दैट इज नंबर ऑफ रो is not equal number of column. नंबर ऑफ रो और वो क्या है, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं है, अलग अलग रहेंगे। कैसे, आप एग्जांपल देखें तो 2 3 5 7 0 8, ये आपका क्या है, नंबर ऑफ रो क्या है इसमें, नंबर ऑफ रो है इसमें 2 और कॉलम कितने हैं 3, तो 2 into 3 हो गया। अब ये m है और ये n है, तो यहाँ पर m क्रॉस n है कि m जो है n के इक्वल नहीं है, m जो है वो नॉट इक्वल टू n है। ओके, अब कोई और एग्जांपल आप ले सकते हैं, 1 0 5 7 6 2 1 0 8 3 2 5 6 9, इस टाइप का कोई भी ले लो, अपनी माइंड से आप कोई भी ले सकते हैं। अब इसमें देखो रो कितने हैं 3 है और कॉलम कितने हैं 4, तो 3 into 4 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पर m क्या है, n 3 है और n क्या है 4 है, m क्रॉस n हो जाएगा। और आप ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर m नॉट इक्वल टू n के है। ऐसी कोई सिचुएशन अगर निकलती है तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है ये टाइप ऑफ मैट्रिक्स में फोर्थ नंबर क्या है, आप लिख सकते हैं स्केल मैट्रिक्स। वो क्या है, स्केल मैट्रिक्स में है ए मैट्रिक्स इन ऑर्डर m क्रॉस n मैट्रिक्स, m क्रॉस n स्केल मैट्रिक्स आप लिख दीजिए, m क्रॉस n स्केल मैट्रिक्स इज said to be square matrix if m is equal to n। अब देखो हमने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पढ़ा था, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या था कि यहाँ m और n इक्वल नहीं था, यही मेन डिफरेंस दोनों में शो करता है, अलग करता है कि ये स्केल मैट्रिक्स है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में ज्योमेट्रिकल भी देखें तो ज्योमेट्रिकल में भी क्या है, लेंथ और ब्रेथ अलग अलग होती है, तो यहाँ पर भी क्या है कि जब हम रेक्टेंगुलर की बात करते हैं तो वो अलग अलग है। लेकिन जो स्केल मैट्रिक्स की बात करें, स्केल मैट्रिक्स में क्या सभी साइडें इक्वल होती हैं, लेंथ और ब्रेथ इक्वल होती हैं, तो यहाँ पर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या है इक्वल है, देन वी से दिस मैट्रिक्स इज स्केल मैट्रिक्स, हम इसको जो है स्केल मैट्रिक्स कह सकते हैं। अब यहाँ पर एग्जांपल देखें, जैसे 2 5 3 1 0 3 2 2 5, यानी 3 into 3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स हो गया। इसमें ये m है ये n है, दोनों इक्वल हैं तो m इज इक्वल टू n है। आप ये चीज कर सकते हैं कि ये 3 into 3 ऑर्डर है, ये भी 3 ये भी 3, दोनों इक्वल हैं, तो आप ये कहेंगे ये स्केल मैट्रिक्स में है। अब ये ऑर्डर कितने का भी हो सकता है लेकिन सेम नंबर का रहेगा, यानी 3 into 3 ऑर्डर का हो सकता है, 2 into 2 ऑर्डर का हो सकता है, 4 into 4 का हो सकता है, n into n ऑर्डर का हो सकता है, तो कितने भी ऑर्डर का ये हो सकता है। लेकिन जब इक्वल रहेंगे, ये ऑर्डर इक्वल होंगे, तभी आप ये कहेंगे कि ये स्केल मैट्रिक्स है। 2 into 2 में देखिए 5 0
3 7, ये क्या है 2 ही ऑर्डर है, रो 2 है और कॉलम भी 2 है, तो इसलिए 2 into 2 ऑर्डर का आप ये कहेंगे इसको। नेक्स्ट क्या आता है इसमें, फोर्थ के बाद फिफ्थ नंबर है डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स की यदि बात करें कि स्क्वायर मैट्रिक्स है कोई, डायगोनल मैट्रिक्स भी क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होता है, इन विच और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स और जीरो। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो क्या होते हैं, जीरो होते हैं। अब कैसे, दैट इज ए आई जे इज इक्वल टू जीरो है फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे की है। यहाँ पर ये कंडीशन आपने याद रखनी है डायगोनल एलिमेंट्स के लिए, मैट्रिक्स के लिए, ए आई जे इक्वल टू जीरो और नॉट इक्वल टू आई नॉट इक्वल टू जे के। कैसे, अगर आपके पास कोई भी एलिमेंट मैट्रिक्स दिया हुआ A11 A12 A21 A22, अब ये तो है डायगोनल में, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, एक ये आ गया एक ये आ गया, इट मीन से इसी पर ये क्या है, ये दोनों क्या रहेंगे, जीरो रहेंगे। तो आप ये देखिए 5 0 और 0 3 ये आप लिख लीजिए और डायगोनल मैट्रिक्स में रहेंगे। तो ये आपका आ गया डायगोनल मैट्रिक्स। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे डी आई ए लिख के और यहाँ पर लिखिए 5,3, इस टाइप से लिख सकते हैं। ये मतलब 2 into 2 ऑर्डर का डायगोनल मैट्रिक्स है, 2 into 2 ऑर्डर का डायगोनल मैट्रिक्स है। अगर 3 into 3 ऑर्डर का लिखते हैं तो आप ये लिखेंगे 1 0 0 0 7 0 0 0 9, इस टाइप से लिख दो। ये क्या है, 3 into 3 ऑर्डर का डायगोनल मैट्रिक्स है। ये क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। अब इसको अगर इस फॉर्म में लिखें, शॉर्ट फॉर्म में डी आई जे 1,7,9 कॉमे में जरूर लिखना है। तो ये क्या आ गया, 3 into 3 ऑर्डर का, ये समझ जाना कि ये 3 into 3 ऑर्डर का डायगोनल मैट्रिक्स है। अब नेक्स्ट जो आता है इसमें स्केलर मैट्रिक्स आता है। स्केलर मैट्रिक्स क्या कहता है, स्केलर मैट्रिक्स क्या है कि इसमें भी क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स ही होता है। ए स्केलर मैट्रिक्स इज सेट टू बी स्केलर मैट्रिक्स इफ all non diagonal elements are zero and diagonal elements are also equal। that is, वो क्या रहेगा भाई, इस केस में ए आई जे इज इक्वल टू 0 है फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे का रहेगा, कि जब आई और जे इक्वल नहीं है तब वो 0 करेगा। एंड दूसरा केस क्या है कि ए आई जे कोई भी लैम्डा हमने कांस्टेंट मान लिया, लैम्डा इज सम कांस्टेंट है, तो इसको पहले यहाँ लिख लीजिए, फॉर ऑल आई इज इक्वल टू जे एंड लैम्डा इज सम
कांस्टेंट, यानी आई और जे जब इक्वल है तो कोई भी एक कांस्टेंट नंबर आ जाएगा। तो जैसे अगर हम बात करें 2002 की बात करें, 2 × 2 ऑर्डर का आ गया। और यहाँ पर जो स्केलर मैट्रिक्स में क्या है, इसके डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। लेकिन जो डायगोनल एलिमेंट्स मैट्रिक्स में क्या था, वो इक्वल नहीं थे, वो अलग अलग आते थे। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में क्या है, वो इक्वल आते हैं। और अगर इक्वल आ जाए तो स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा, इक्वल नहीं आएंगे तो डायगोनल मैट्रिक्स में आप कह सकते हैं उसको। अब इसके साथ साथ अगर 3 0 0 और 0 3 0 0 0 3, ये भी क्या है 3 × 3 ऑर्डर का डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है 3 3 3 आया हुआ है। तो इस टाइप का कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं और वो क्या रहेगा, डायगोनल मैट्रिक्स में हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डायगोनल 2 2, और या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 3 3। ये 2 × 2 ऑर्डर का रह जाएगा, ये 3 × 3 ऑर्डर का रह जाएगा। तो इस टाइप से मतलब ये क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स दे रखे हैं इनके, और वो क्या है स्केलर मैट्रिक्स है, इक्वल है तो स्केलर मैट्रिक्स है। अगर ये इक्वल नहीं आते, इस फॉर्म में होते, तब आप ये कह सकते हैं ये डायगोनल मैट्रिक्स है। ओके, तो स्केलर मैट्रिक्स में आपने ये चीज ध्यान रखनी है, और डायगोनल मैट्रिक्स में आपने ये aij = 0 बट i ≠ j का रहेगा। और स्केलर मैट्रिक्स में ai दो कंडीशन बनेंगी इसकी, aij 0 है i ≠ j के, और aij लैम्डा है फॉर ऑल i = j के। अब लैम्डा क्या है, यहाँ पर सम कांस्टेंट नंबर दिया हुआ है, तो वो चीज आप यहाँ पर ले सकते हैं। इस तरह से आप इसको दिखा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं कि इसका जो है 6 पार्ट हमने टाइप हमने कर लिए हैं, तो 7th टाइप पे चलते हैं। 7th टाइप क्या कहती है, यूनिट मैट्रिक्स इसको बोलते हैं। सेवंथ नंबर यूनिट मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be यूनिट मैट्रिक्स, या आप इसको कह सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be unit matrix, identity matrix if all diagonal elements are unit. All diagonal elements are unit and all non-diagonal elements are 0। भाई यहाँ पर क्या है, कंडीशन स्पष्ट बताती है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको हम यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम उसको कह सकते हैं। कहते हैं इफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स, सभी डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो क्या है, तो यूनिट हो यानी 1 हो, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है 0 हो। कैसे, जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये कितने ऑर्डर का, 3 × 3 ऑर्डर का है। अब डायगोनल क्या है इसमें, डायगोनल एलिमेंट्स तो ये हैं आपके, मैंने कहा था कि ऑल डायगोनल एलिमेंट्स, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, ये डायगोनल एलिमेंट्स है, तो ये क्या है यूनिट है। यूनिट का मतलब 1, तो सभी क्या है 1 है। एंड और क्या कहा था, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। अब ये सभी क्या है नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, तो ये सभी क्या है 0 है।
देन आप ये कह सकते हैं कि ये यूनिट मैट्रिक्स है और इसको आप आई से डिनोट करते हैं और ये 3×3 ऑर्डर का है तो आप इसको I 3×3 लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख दीजिए I 3×3 ऑर्डर का। अब दूसरा क्या है, यदि आपको पास आइडेंटिटी 2×2 ऑर्डर की दी हुई है तो आप लिखेंगे 1 0 0 1, आप लिखेंगे 2×2 ऑर्डर के आ जाएगी। तो आपके पास आइडेंटिटी है या यूनिट मैट्रिक्स है वो आपने देख लेना है। इसी को आप जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हम इसको कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो इसमें आता है, अब एक चीज और रहती है इसमें कि यदि आपके पास अगर कंडीशनली अगर आप याद करें तो AIG = 1 होगा। 1 कब होगा, जब I = J के होगा। और AIJ अगर 0 है वो कब होगा, जब I ≠ J के होगा। तो ये कंडीशन और आप याद रखें, क्योंकि इससे हमें पता चल जाएगा कि 1 कहाँ आएगा और 0 कहाँ आएगा। 8वां जो नंबर है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करते हैं। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ये जो मैट्रिक्स है ये 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एक होता है जी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या है कि इस मैट्रिक्स के अंदर आपका एक एग्जांपल से हम इसे समझ लेते हैं कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में लोअर साइड में आपका क्या बनेगा, नॉन जीरो एलिमेंट्स आ जाएंगे और लोअर में अपर साइड में आ जाएंगे। इट मीन्स प्रिंसिपल जो डायगोनल है इसके वो क्या है, 0 रहेंगे। 2 0 0 3 5 0 और जी 6 7 1 इस टाइप से आते हैं। दैट मीन्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर सॉरी ये तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गया। यहाँ पर आप 1 7 समथिंग कोई भी ले लीजिए 8 और यहाँ पर आप 0 0 रखेंगे, क्योंकि ये अपोजिट होता है। अपर में नीचे की तरफ अपनी एक ट्रायंगल बनती है, तो ये जो बनी है आपकी ये आपका क्या आ गया, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आ जाएगा। यानी ए मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल आर 0। एक मैट्रिक्स है जिसमें जो सभी एलिमेंट्स हैं बिलो, ऑल एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल, जो इनके प्रिंसिपल डायगोनल है उनसे नीचे जो भी एलिमेंट्स हैं वो क्या रहेंगे, 0 रहेंगे। ओके, मतलब ये आपके प्रिंसिपल डायगोनल है और इससे बिलो क्या है, ये आपके 0 एलिमेंट्स हैं। और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में a matrix in which all elements, all जो principal elements हैं above all above principal diagonal are 0। मीन्स अगर आप ऐसे करें 5 0 0 और ये आ जाएगा 1 6 0 8 7 3, दैट मीन्स ये आपका प्रिंसिपल डायगोनल में है, आपके प्रिंसिपल डायगोनल से अबव, प्रिंसिपल डायगोनल से अबव और ये प्रिंसिपल डायगोनल से बिलो। तो जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे के सभी एलिमेंट्स जो हैं वो 0 रहेंगे और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल के अबव एलिमेंट्स जो होंगे वो 0 रहेंगे। इस चीज का विशेष
यानी याद रखना है आपने, और ज़्यादा इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये था 7th और 8th तक हमने इसको पढ़ लिया है कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में दो प्रकार का है, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर में जो है जो प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे के एलिमेंट्स जो 0 होते हैं, और लोअर ट्रायंगुलर में क्या है, अपर प्रिंसिपल डायगोनल से अबव वाले एलिमेंट्स वो 0 होते हैं। इस चीज को विशेष करें। नेक्स्ट तो इसमें जीरो एलिमेंट मैट्रिक्स की बात करते हैं, नल मैट्रिक्स भी इसको कहा जाता है। नाइट क्या है, नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स, अब नल मैट्रिक्स में क्या है कि एक मैट्रिक्स है और जिसके सभी एलिमेंट्स जो हैं 0 होते हैं। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स इफ every elements of every elements of given matrix, दिए हुए मैट्रिक्स का प्रत्येक एलिमेंट क्या है, इज 0। आर लिख लीजिए, आर 0 कि प्रत्येक एलिमेंट से उसका 0 हो, तो अब आप कह सकते हैं कि वो क्या है, नल मैट्रिक्स में आएगा। एवरी है 1 है तो यहाँ पे इजीली तो ये आ जाएगा 0 0 0 0, तो ये 2 × 2 ऑर्डर का आ गया। इसको ओ से नोट करते हैं और 2 × 2 कर दीजिए, तो ये क्या है, जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा। या 3 × 3 ऑर्डर का है 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये 3 × 3 ऑर्डर का आ जाएगा, यानी को 3 × 3 ऑर्डर का। तो ये था अपना नल मैट्रिक्स, जिसको आप जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं। प्रत्येक एलिमेंट इसमें क्या 0 होता है, नाम से ही पता चलता है कि भी जीरो मैट्रिक्स जो है वो क्या है, तो इसलिए आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। उसके बाद है कंपैरेबल मैट्रिसेस, 10th कंपैरेबल मैट्रिसेस। अब देखिए कंपैरेबल मैट्रिक्स है जिसमें मतलब कंपेयर की जाएगी, और किसकी कंपेयर की जाएगी, कोई भी दो मैट्रिक्स के बीच में जो है कंपेयर की जाएगी। तो दो मैट्रिक्स है, टू मैट्रिसेस है, ए इज इक्वल टू ए आई जे, ये है m × n ऑर्डर का, एंड b इज इक्वल टू बी आई जे, ये p × q ऑर्डर का है, इज said to be comparable matrices if, comparable matrix है if क्या कहेंगे, m इज इक्वल टू p एंड n इज इक्वल टू q, m इज इक्वल टू p एंड n इज इक्वल टू q, तो देन आप ये कह सकते हैं कि ये कंपैरेबल मैट्रिक्स है, यानी हम इसकी जो है कंपेयर कर सकते हैं, एक मैट्रिक्स की दूसरी मैट्रिक्स से कंपेयर कर सकते हैं। अब सपोज करें यहाँ पर एक ये मैट्रिक्स दिया हुआ है 4 2 5 3 8 7, और एक दूसरा मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 7 2 1 8 3, इस टाइप से एक ये दूसरा मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो दोनों मैट्रिक्सों की हम कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है 2 × 3 ऑर्डर का है, और 2 रो है 3 कॉलम है, ये भी क्या है 2 × 3 ऑर्डर का है। तो m p के इक्वल है, ये m × n है, ये p × 2 है, और ये n और
P इक्वल है। जब ये दोनों इक्वल होंगे तभी आप ये कह सकते हैं कि ये कंपेरेबल मैट्रिसेस में है। लास्ट पॉइंट क्या है इसका? लास्ट पॉइंट है इसमें टाइप है इक्वलिटी मैट्रिसेस की बात करें, ये भी कंपेरेबल मैट्रिक्स की तरह ही है ऑलमोस्ट। इक्वलिटी मैट्रिसेस, इक्वलिटी मैट्रिसेस में क्या होता है कि इसमें भी दो मैट्रिक्स होते हैं अपने पास, और एक ए मैट्रिक्स है ए आई जे एम इंटू एन ऑर्डर का, एंड एक बी मैट्रिक्स है बी आई जे, वो भी एम इंटू एन ऑर्डर का ही है, सेम ऑर्डर का रहेगा। सेम ऑर्डर के क्या कंडीशन है कि भी सेम ऑर्डर के रहेंगे, दोनों के दोनों जो मैट्रिक्स होंगे वो क्या रहेंगे? सेम ऑर्डर के रहेंगे। यानी जब सेम ऑर्डर के हैं तो ए इज इक्वल टू बी के रहेगा, यानी ये एलिमेंट्स जो हैं वो उसके क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर 3, 6, 8 और 1, 7, 5 ये आप लिख लीजिए, और यहाँ पर 3 बी और 8 ए सी 5 ये चीज आ जाएगी। ये भी क्या है? 2 इंटू 3 ऑर्डर का है, ये भी 2 इंटू 3 ऑर्डर का है, लेकिन m क्रॉस n का ही दे रखा है और m क्रॉस n का ही ये दिया हुआ है, दोनों सेम ऑर्डर के हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि सेम ऑर्डर के हैं तो a इज इक्वल टू बी के रहेगा। जब a इज इक्वल टू बी के उसके एलिमेंट भी इक्वल रहेंगे, कि जैसे b की वैल्यू क्या आ गई? 6 आ गई। अब यहाँ पर a की वैल्यू क्या आई है? 1 आ गई। c की वैल्यू क्या है? 7 आ जाएगी। तो आप इसको जिनके एलिमेंटों को जो आप इक्वल रख सकते हैं, यानी ए आई जे इज इक्वल टू बी आई जे जो है वो इक्वल रहेगा। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। तो ये थे अपने 11 टाइप ऑफ मैट्रिसेस, जिसको हमने 1 बाय 1 यहाँ पर जो है किया है। और आइए स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सरसाइज के। कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, बहुत सारे, यानी 5-7 क्वेश्चन ही दिए हुए हैं, तो उनको हम इस वीडियो में जो है कवर कर लेते हैं। तो वो क्या है आइए देखते हैं। एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इन द मैट्रिक्स ए 2, 5, 19, -7, 35, -2, 5/2, 12, √3, 1, -5, 17। ये एक ए मैट्रिक्स दिया हुआ है। राइट द, अब इसमें जो 3 पार्ट दिए हुए हैं, उन तीनों पार्टों को अलग देखो क्या दिया हुआ है। द फर्स्ट पार्ट में है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। सबसे पहले हमें ये बताना है कि ये जो मैट्रिक्स है ये किस ऑर्डर का है। अब किस ऑर्डर इन द सेंस कि यहाँ पर रो कितनी है और कॉलम कितने हैं। अगर आप यहाँ पर देखो 1, 2 एंड 3 रो है, और 1, 2, 3, 4 कॉलम है। इट मीन्स ये ऑर्डर कितना बनेगा? 3 इंटू 4 ऑर्डर का बन जाएगा। यानी यहाँ पर m कितना है? 3 है, और n कितना है? 4 है। तो 3 इंटू 4 ऑर्डर का ये बन जाएगा। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें तो क्या होता है? m क्रॉस n होता है, जितना भी ऑर्डर है। तो 3 इंटू 4 कहने का मतलब क्या है? 12। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ जाएंगे? 12 आ जाएंगे। अब यहाँ 1, 3 ये राइट एलिमेंट्स। अब आपने जो ये है 4 तक दिया हुआ है, तो 4 तक का ही ये मैट्रिक्स दिया हुआ है। यहाँ से 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, A21, A22, A23, A24, A231, A32, A33, A34, ये सभी हैं। तो यहाँ पर A13 की बात करते हैं, यानी फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में। फर्स्ट रो ये है, थर्ड रो 19 आ गया, तो इट मीन्स आपका आंसर क्या आएगा? 19 आ जाएगा। A21 सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो यहाँ से स्टार्ट होती है तो फर्स्ट यही है अपना, तो 35 आ जाएगा। अब A33 में देखें, थर्ड रो है, थर्ड ही कॉलम है, तो क्या बन गया? -5।
A24 में सेकंड रो का फोर्थ कॉलम में 12 बन जाएगा। A23 क्या है, सेकंड रो का A3 में, तो यानी 5/2 बन जाएगा। तो सभी के सभी एलिमेंट जो हमने यहाँ पर निकाल दिए हैं। इस तरह से आप जो इसको सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। इसमें बताना कि इसके कितने पॉसिबल ऑर्डर बनते हैं जब आपके पास जो किसी भी मैट्रिक्स के अंदर 24 एलिमेंट्स होते हैं तो, या फिर यदि उसके एलिमेंट 13 हैं तब क्या कंडीशन रहती है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इस एलिमेंट्स में, इस मैट्रिक्स के अंदर जो है 24 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, तो वो उसके जो ऑर्डर बनते हैं वो क्या रहेंगे। तो पॉसिबल ऑर्डर जो है वो क्या बन जाएंगे, उसके बारे में आप लिखेंगे। तो ये किस किस पे डिवाइड होता है, पहले ये देखिए, इसके फैक्टर कर लेंगे। 1 और 24 का पेयर यहाँ पर जो है बन जाएगा। 2 12 का बन जाएगा, 3 8 का, और जी 4 6 का, एंड 4 6 का, और 8 3 का। उसके बाद 12 या 6 4 का ही बनता है, इसका उल्टा कर देंगे। 12 और 2 का बनेगा, फिर 12 और 2 का बन जाएगा, और 24 और 1 का बन जाएगा। यानी इस तरह से इसके जो है ऑर्डर बना देंगे। उसके बाद ऑल पॉसिबल ऑर्डर, जो ऑल पॉसिबल ऑर्डर बने हैं वो क्या बनेंगे, 1 क्रॉस 24, 2 क्रॉस 12, 3 क्रॉस 8, 6 क्रॉस 8, और 4 क्रॉस 6। इसका उल्टा भी आप लिख सकते 6 क्रॉस 4, 8 क्रॉस 3, 12 क्रॉस 2, 24 क्रॉस 1। ये सभी के सभी क्या है, पॉसिबल ऑर्डर बन जाएंगे जब मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, हैविंग 24 एलिमेंट्स। एंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। वो क्या बन जाएंगे, 8 बन जाएंगे। वो क्या है, 8 पॉसिबल ऑर्डर बन जाएंगे। ये कब था, जब आपके पास जो है 24 एलिमेंट्स हो। दूसरा केस क्या कहता है इसका, कि जब आपके पास इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स, जब ये 13 एलिमेंट्स लिखते हैं तो इसका पेयर क्या बनेगा, 1 13 का और 13 1 का, इसी के टेबल में आते हैं। तो ऑल पॉसिबल ऑर्डर क्या बन जाएगा, 1 क्रॉस 13 एंड 13 क्रॉस 1 बन जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर, क्या बन गए, 2 बन गए इसके। तो ये था अपना जब आपके पास जो है कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसमें 24 एलिमेंट्स रखते हो, उसके लिए पॉसिबल ऑर्डर ये बनेंगे 8। और जब आपके पास जो है कोई भी एक ऑड नंबर दिया हुआ है, इट हैज 13 एलिमेंट्स, जैसे यहाँ पर ऑड नंबर दिया हुआ है, तो उसके एलिमेंट आप ही देखें किस किस पर डिवाइड होता है, तो उसी ऑर्डर के पॉसिबल ऑर्डर बना लेंगे और फिर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर निकलेंगे। तो ये जो सेकंड क्वेश्चन है, और इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना थर्ड क्वेश्चन, दोनों में सेम ही बात है। यहाँ 18 दिया हुआ है और यहाँ पर आपका 5 दिया हुआ है, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। तो आप ये देख लेना 18 के कौन कौन से फैक्टर बनते हैं, किस किस पे डिवाइड होता है, और फिर 15 के देखना 1 और 5 और 5 1 इसका तो सिंपल है,
इसके 1 पे हो जाएगा, ये 2 पे हो जाएगा, फिर 3 पे हो जाएगा, फिर 6 पे, फिर वापस चलते रहेंगे और 18 पे इस तरह से जो है ये बन जाएंगे। तो थर्ड क्वेश्चन जो है आपने स्वयं ट्राई करना है। यदि कोई दिक्कत लगती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दें ताकि हम आपकी जो है प्रॉब्लम का समाधान कर सकें। आगे फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहते हैं? फोर्थ क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स, यानी एक हमने कंस्ट्रक्ट करना है, क्या करना है, 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स तैयार करना है और जिसमें A इक्वल टू Aij है, whose elements are given by this, Aij इक्वल टू I प्लस j का स्क्वायर अपॉन 2 पे डिपेंड करता है। दूसरे पार्ट में क्या करना है, Aij I अपॉन j है, तीसरे पार्ट में Aij I प्लस j का होल स्क्वायर बाई 2 दिया हुआ है और यहाँ पर यानी 2j दिया हुआ है, यहाँ पर जो है 2j लिखेंगे, 2j I प्लस 2j का होल स्क्वायर दिया हुआ है। इस तरह से आप इसको, काफी सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए 2x2 ऑर्डर का मतलब क्या है कि मैं यहाँ पर एक 2x2 ऑर्डर का बना लेता हूँ, A11 A12 A21 A2, ये आपका एक मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर का। और जो A11 A12 और A21 A22 है, ये इसके सभी के, ये इस मैट्रिक्स के एलिमेंट है। तो यही एलिमेंट अपना निकालने हैं। सपोज ये है तो A11 आपने निकालना पड़ेगा। फंक्शन आपने कौन सा यूज करना है, ये फर्स्ट वाला, क्योंकि फर्स्ट वाला हम शो कर रहे हैं। तो A11 का मतलब है कि रो B1 और कॉलम B1, IB1 और JB1, तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2, तो ये हो जाएगा 1 1 2, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 अपॉन 2, क्या आ जाएगा A11 कितना आ गया 2 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है A12, 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, यानी 3 9/2 आ गया। कहने का मतलब A12 कितना है 9/2 आ जाएगा। ये सेकंड। A13 निकालेंगे तो 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 4 तो 16/2 यानी 8, ये आया 8। मीन्स A13 कितना आ गया 8 आ जाएगा। अब A14 क्या है, 1 प्लस 4 का स्क्वायर अपॉन 2, 25/2 आ गया। कहने का मतलब A14 कितना है 25/2 आ जाएगा। ये अपना A13 में ये 21 है, ये 4 में चले गए थे। A21 क्या है 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 9/2 आ जाएगा। तो कहने का मतलब A21 कितना है 9/2 आ जाएगा। A22 में क्या है 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 4 तो 16/2 यानी 8, ये कितना 8 आ गया। कहने का मतलब A22 कितना है 8 आ जाएगा। तो अपना जो मैट्रिक्स बना है A, जो Aij बना हुआ है, यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। A11 की 2 आई हुई है, A12 की 9/2, ये भी 9/2 और ये 8 आ जाएगी। तो ये अपना 2x2 का एक मैट्रिक्स तैयार हो जाएगा। ओके, अब मतलब कैलकुलेशन पर ध्यान देना है। उसके साथ साथ नेक्स्ट पार्ट क्या है, ये तो अपना फर्स्ट पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है, नेक्स्ट पार्ट की कंडीशन क्या है, Aij जो है I/J है। A11 निकालेंगे तो 1/1 का मतलब 1 आ गया, तो A11 कितना आ गया 1 आ जाएगा। A12 निकालेंगे तो 1/2 आ जाएगा, ये चीज आ गई अपने पास। फिर A21 निकाल लेंगे, I इसमें 2 है, ये 1 है, तो इट मीन्स ये 2 आ जाएगा। तो A21 कितना है 2 आ जाएगा। A22 है 2/2, 2 मतलब 1 आ गया, तो ये कितना है A22 1 आ जाएगा। तो मैट्रिक्स क्या बना
A11 1 है, A12 1/2 है, और A21 2 आ गया, और A22 1 आ जाएगा। इस तरह से जो है अपना मैट्रिक्स ये तैयार हो जाएगा। ये था अपना सेकंड पार्ट। और लास्ट पार्ट क्या कहता है इसका, थर्ड पार्ट, ए आई जे जो है i+2j का होल स्क्वायर अपॉन 2 दिया हुआ है। A11 जो है 1+2 हो जाएगा, 2 × 1 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर अपॉन 2 9/2 आ जाएगा। A12 देखेंगे तो 1+4 का स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा, 25/2 हो जाएगा। A21 देखेंगे तो 2+2 का स्क्वायर अपॉन 2 यानी 16/2 8 आ जाएगा। A22 जो है 2+4 का स्क्वायर अपॉन 2 4 और 6 36/2 यानी ये 18 आ जाएगा। तो मैट्रिक्स क्या तैयार हुआ, 9/2 25/2 8 और 18, ये 2 × 2 ऑर्डर का अपने पास है मैट्रिक्स बन जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप इसको करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन की यदि हम बात करें, बिल्कुल सेम है, यहाँ पर केवल मोड में डिफरेंस दिया हुआ है। और आपको पता ही है कि यदि आप किसी भी संख्या को मोड से बाहर निकालते हैं तो वो प्लस की रहती है, ऑलवेज पॉजिटिव की रहेगी, तो इसलिए इस पर प्लस माइनस का विशेष ध्यान रहेगा। तो पांचवा क्वेश्चन भी आप स्वयं करेंगे, क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए इसको बार बार ये जो है 2 क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिए हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कहता है, सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या कहते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस। यहाँ पर तीनों पार्टों में मैट्रिक्स दिए हुए हैं और आपने एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट पार्ट से अगर हम देखें तो फर्स्ट पार्ट में ये क्या है, देखो ये भी 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये भी 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो आपने टाइप ऑफ मैट्रिक्स में लास्ट पढ़ा था मैट्रिक्स इक्वलिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पर क्या है कि जब ए और बी अगर दोनों इक्वल हैं, यानी ए और बी इक्वल कब होंगे, जब उनके ऑर्डर जो है इक्वल होंगे, दोनों के मैट्रिक्स के ऑर्डर इक्वल होंगे, तभी आप ये कह सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है ये इक्वल मैट्रिक्स है। तो ये दोनों के दोनों क्या है, इक्वल मैट्रिक्स हैं। तो इक्वल मैट्रिक्स में उनके एलिमेंट्स जो क्या होंगे, ए आई जे इक्वल टू बी आई जे के इक्वल रहेंगे। तो ए आई जे में क्या है कि इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है और सेकंड का फर्स्ट एलिमेंट है, ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब y इक्वल टू क्या आ गया, 4 आ गया। इसी तरह से इसका जो सेकंड का फर्स्ट एलिमेंट है और दूसरे का भी सेकंड का फर्स्ट एलिमेंट है वो भी इक्वल है, तो x इक्वल टू 1 आ गया। और फिर तीसरे में देखिए z क्या है, z भी ये फर्स्ट का सेकंड, और उसमें सेकंड मैट्रिक्स में भी फर्स्ट का सेकंड वो क्या है, इक्वल रहेंगे। तो यहाँ पर जो है एक्स वाई जेड की जो आपके पास ये वैल्यू निकल के सामने आ जाएगी। ओके, इस टाइप से आप कर देंगे। सेकंड पार्ट में बात करें तो यहाँ पर एक क्वेश्चन टाइप में बनती है कि x + y किसके इक्वल है, 6 के इक्वल है, क्योंकि ये भी 2 × 2 ऑर्डर का है, ये भी 2 × 2 ऑर्डर का है। और इसमें देखें 5 + z जो है 5 के इक्वल है। और दूसरा यहाँ पर एक चीज और दी हुई है, एक्स वाई जो है 8 के इक्वल है। तो z तो अपने पास क्या आ गया, 5 से 5 कट जाएगा तो z आ गया आपके पास 0। यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल लेंगे तो 6 - x हो जाएगा। इस y की वैल्यू इसमें रख दो तो x × 6 - x = 8। 6x - x² = 8 उधर ले जाएंगे, x² - 6x + 8 = 0। अब इसके जो आप फैक्टर करेंगे, गुणा करें तो 8 आना चाहिए और घटाएं तो 6 आना चाहिए। तो 4 दूनी 8 माइनस के 4x माइनस के 2x + 8 = 0 आ जाएगा। तो ये क्या रहा कि जब हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 8 आ जाता है, तो x को मना गया तो x - 4, इसमें से -2 को मना गया, x - 4 = 0। x - 4 और x - 2 = 0। अब x की वैल्यू क्या आई अपने पास,
एक तो आगे x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, एक x माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू टू और x इक्वल टू फोर। x की दो वैल्यू आ गई है अपने पास। तो जब आपके पास x की दो वैल्यू है तो y की कौन सी वैल्यू निकलेगी, यहाँ पर दो पुट करेंगे तो 4 आ जाएगी, और जब आप x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू कितने आएगी, 2 आ जाएगी। तो यहाँ से और z की वैल्यू अपने पास कितनी आएगी, 0 आएगी। तो x y z की वैल्यू अपनी ये निकल आएगी। ओके, थर्ड पार्ट में क्या कहता है ये, थर्ड पार्ट में x प्लस वाई प्लस जेड वो किसके 9 के इक्वल है, x प्लस जेड 5 के इक्वल है, y प्लस जेड 7 के इक्वल है। क्योंकि ये क्या है, ये एक कॉलम मैट्रिक्स दिया हुआ है कि रो इसमें 3 है, 3 into 1 ऑर्डर का, ये भी 3 into 1 ऑर्डर का, तो सेम ही है ये, तो सेम है तो इसका मतलब क्या है, ये इक्वलिटी मैट्रिक्स हो गया। अब यहां से देखें कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 है। अगर आप यहां से z की वैल्यू निकालते हैं तो क्या है, 5 माइनस एक्स आ गया, और इस थर्ड वाले में रख दीजिए 1 प्लस 5 माइनस एक्स इक्वल टू 7, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, उधर जाएगा तब 2 आ जाएगा, ये इक्वेशन। अब x प्लस वाई है, x प्लस वाई तो ऐसे कैसे है, z की वैल्यू क्या रखी है अपन ने, 5 माइनस एक्स है इज इक्वल टू 9, यहाँ से x कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू ये कितना आ गया, 4 आ जाएगा। अब 4 वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए आप, तो माइनस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 2, माइनस एक्स 2 माइनस 4 माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 2, तो x की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू आ गई 4, तो z की वैल्यू यहाँ आ जाएगी 5 माइनस 2, z इक्वल टू 3। तो तीनों की वैल्यू अपनी निकल आई, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4 और z की वैल्यू 3, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 और z इक्वल टू 3। इस तरह से आप इसको जो है निकाल सकते हैं। सातवां क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम है, उसमें भी इक्वेशन बन जाएंगी, उन इक्वेशनों को आप सोल्व कर देना, तो आपकी ए बी सी डी की वैल्यू निकल आएगी। तो सातवां क्वेश्चन भी आपने ही ट्राई करना है। आठवें चलते हैं, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन निकलता है अपना, उस पर चलते हैं। 8th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन और 10th क्वेश्चन ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही है, उनका उसी तरीके से सोल्व करेंगे। कि 8th क्वेश्चन क्या कहता है, इक्वल टू m क्रॉस n इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी आपको दिया हुआ है कि पहले ही ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। आपने जब टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़े थे कि स्क्वायर मैट्रिक्स की कंडीशन क्या थी, कि जब स्क्वायर मैट्रिक्स हम उसी को बोलते हैं जब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं, तभी वो क्या होता है, ये कंसेप्ट बेस है, कंडीशन बेस है। तो इट मीन्स अगर आप यहाँ पर देखें m लेस देन n के नहीं होता, यानी ये m और n इक्वल रहेगा, तभी ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, दोनों चीज नहीं है, तो आपका आंसर क्या है, m इज इक्वल टू n, क्योंकि ये हमने स्क्वायर मैट्रिक्स की कंडीशन में पढ़ा था कि ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ m इज इक्वल टू n, यानी नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, देन वी से सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यहाँ पर क्या है, m और n क्या है, इक्वल मैट्रिक्स है। 9th क्वेश्चन क्या कहता है, which of the given values of x and y makes the following pair of matrices equal। अब यहाँ पर इक्वल मैट्रिक्स दिए हुए हैं, तो आपने x इज इक्वल टू -1/3, y इज इक्वल टू 7, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, या y इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू -2/3 एंड x इज इक्वल टू -1/3, y इज इक्वल टू -2/3। अगर आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू रखो, एक तो मेथड वही था कि इसको इसके इक्वल रखो, इसको इसके इक्वल रखो, इसको इक्वल रखो, इसको इसके इक्वल रखो, तो आप उसको जो है ट्रेडिशनल मेथड से सोल्व कर सकते हैं। अगर आप शॉर्ट ट्रिक का यूज करें तो कैसे करेंगे आप इन आंसरों के अकॉर्डिंग, आप यहाँ पर, यहाँ 0 है तो यहाँ पर भी 0 ही आएगा। अब 0 आएगा तो जैसे फर्स्ट ऑप्शन में देखें -1/3 है, यहाँ 1/3 रखते हैं तो 3 से 3 कट गया, तो यहाँ पर क्या है, 6 रह गया, 7 0 तो नहीं बना, तो इसलिए इसका आंसर ये नहीं होगा। यहाँ पर देखो x की वैल्यू
2/3 करते हैं, यहाँ पर -2/3 करेंगे, 3 से 3 कट गया, 5 आया, ये भी 0 नहीं बना। यहाँ पर करते हैं तो 1/3 करते हैं तो 3 से 3 करो, 6 आ गया। इसका मतलब क्या है ना, तो ये बना ना, ये बना ना, ये बना, क्योंकि यहाँ 0 आना आया है तो यहाँ पर भी 0 आना चाहिए, तो 0 तो बन ही नहीं रहा, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या बना, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, इसका हम फाइंड नहीं कर सकते। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 ऑर्डर का है और मैट्रिक्स है विद ईच एंट्री 0 और 1 की है। इसका अब जब यहाँ पर इन्होंने कंडीशन दे दी है, एक तो 3 ऑर्डर का है और उसमें एलिमेंट कौन से हैं, 2 एलिमेंट्स ही लेने हैं अपने, कौन से 2, 0 और 1 लेना है। तो 0 और 1 से कौन सा बनता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है। तो इन्होंने कहा है कि नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स कितने बनेंगे उनके, अगर आप एक को देखें तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इस टाइप से इसमें ये कितने ऑर्डर का है, 3 ऑर्डर का है। 3 ऑर्डर में एलिमेंट्स कितने हैं, देखो एंट्री कितने की है, 0 और 2, यानी एलिमेंट्स कितने आए इसमें, केवल 2 ही आए हैं। लेकिन अब जो पॉसिबल आउटकम्स देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी यहाँ पर कितने हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एक उसमें जो है 9 है। तो अब ये 1 यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, तो इसके अगर आप स्थान को रिप्लेस करते रहेंगे तो आउटकम्स कितने आ जाएंगे, 9 है तो 9 आउट बार जो है उसको आप आउटकम्स करेंगे तो इसमें 2 रेज़ टू पावर, यानी जितने भी एंट्री दे रखी है उनके जितने भी 1 टाइम में उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स बनते हैं उसकी पावर कर देंगे, तो वो क्या आ जाएंगे, हमारे पास ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स आ जाएंगे। तो इसका करेंगे तो 512 आ जाएगा, तो 512 इसका करेक्ट आंसर रहेगा इसका। इस टाइप से जो है आप इसको जो है कर सकते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0 1 0 0 1 0 0 0 1, तो इस टाइप से इसको रिप्लेस करते रहेंगे। तो जैसे जैसे आप 3 into 3 का ये कहा है कि उन्होंने कहा है कि भी 0 और 1 नहीं लेना है, वो रिप्लेस अगर आप ऑर्डर एलिमेंट्स को कहीं कहीं रिप्लेस करते रहेंगे तो उसके आउटकम ये बनेंगे 2 की पावर 9 और 512 इसका करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आप इसको जो है कर सकते हैं। आई होप आपको ये सेशन जो है पसंद आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा, पूरी एक्सरसाइज आपको और इसकी कंसेप्ट जो आपको मैट्रिक्स के कंसेप्ट से आप अवगत हो गए होंगे, समझ गए होंगे। तो इसलिए आप घर पर बैठे रहें और प्रैक्टिस करें, बार बार अभ्यास करें और इसके जो कंसेप्ट हैं या मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है, टाइप ऑफ मैट्रिक्स है, नोटेशन है, आप मैट्रिक्स को किस तरह से लिखते हैं, तो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कौन से हैं, रो मैट्रिक्स कौन सा है, कॉलम मैट्रिक्स कौन सा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, स्केलर मैट्रिक्स क्या है, कंपैरेबल मैट्रिक्स क्या है, इक्वलिटी मैट्रिक्स क्या है। तो इन सभी के सभी मैट्रिक्स को आपने अच्छे से सीखना है, अच्छे से समझना है, नोटबुक अपने साथ रखनी है, बार बार उसका अभ्यास करना है ताकि आप जो है अच्छे से इसको सीख जाएं। तो यदि आपको ये सेशन पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और रेड आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और उसके साथ साथ नोटिफिकेशन के लिए, सभी नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।